नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी महामहिम की। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब बात करेंगे देश के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की। देश के पहले दलित राष्ट्रपति। हिंदुस्तान में 2022 में भी कई ऐसे हिस्सों में दलितों की क्या स्थिति है, ये बताने की जरूरत नहीं। जब कोई दलित दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार हो जाता है तो कई जगहों से बदसलूकी की खबरें सामने आती हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा था जब दलित को जब राष्ट्रपति बनाया गया तो फिर खुशियां सभी के चेहरे पर थीं, क्योंकि वो देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। हालांकि मौजूदा वक्त में चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट आना भी बाकी है, लेकिन रामनाथ कोविंद भी एक दलित राष्ट्रपति हैं जिनकी कहानी मैं आपको आगे सुनाने वाली हूं। लेकिन उसके पहले बात के.आर. नारायणन की। बेहद गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। 7 भाई बहनों में चौथे नंबर पर ये थे। बचपन में मुफलिसी इतनी ज्यादा थी कि पढ़ाई करने तक के लिए पैसे नहीं होते। बड़ी मुश्किल से परिवार फीस के लिए पैसे जुगाड़ कर पाता और कई बार तो ऐसा होता जब फीस के लिए पूरे पैसे नहीं चुका पाते तो फिर दंड के तहत इनको क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता और फिर बाहर खड़े होकर ये शिक्षक की बातें ध्यान से सुनते, गौर से सुनते और फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते। कई बार ऐसा हुआ जब उनको बाहर खड़ा किया गया, लेकिन एकाग्रता ऐसी कि अपनी पढ़ाई से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज के.आर. नारायणन साहब की ओर से नहीं किया गया। एक वक्त ऐसा भी था, आपको बता दें कि उस समय जे.आर.डी. टाटा उस समय के लिए कहा जाता था कि दरअसल विदेश में अगर किसी को पढ़ना होता था तो वो उसकी मदद करते थे स्कॉलरशिप के जरिए। के.आर. नारायणन को जब इस बारे में जानकारी लगी तो फिर उन्होंने अपनी बात वहां तक पहुंचाई और सौभाग्यवश उनको जे.आर.डी. टाटा से टाटा कंपनी से स्कॉलरशिप मिल गई और फिर पढ़ाई के लिए वो विदेश भी गए। लेकिन आगे उनकी शिक्षा के बारे में और विस्तार से मैं आपको जानकारी दूं। एक दिलचस्प किस्सा उनकी पत्नी को लेकर सामने आता है, उसके बारे में जल्दी से आपको बता देती हूं। दरअसल एक दौर में जब वर्मा रंगून के वो राजनयिक थे, उस दौर में हिंदुस्तान में इस तरह की स्थिति थी कि हिंदुस्तान का कानून किसी भी राजनयिक को विदेशी से विवाह करने की इजाजत नहीं देता था। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही यह संभव था। के.आर. नारायणन को वहां की एक लड़की से प्रेम हो जाता है, जिसके बाद उनको समझ नहीं आता कि उससे विवाह करें तो करें कैसे। अपने दिल की बात वो जवाहरलाल नेहरू से बताते हैं। फिर नेहरू जी उनसे आपस में बातचीत करके, सलाह मशवरा करके उनको इस बारे में इजाजत दे देते हैं और फिर रंगून में विवाह होता है। बाद में उनका नाम बदलकर उषा कर दिया जाता है। यानी कि रंगून में जिस लड़की से उन्होंने प्यार किया था, उनका नाम थोड़ा कठिन है, मैंने जो रिसर्च की है, माँ टिनटिट उनका नाम था। और परिणय सूत्र में 1951 में राजधानी दिल्ली में वो बनते हैं जब जवाहरलाल नेहरू की ओर से उनको इजाज़त दी जाती है और उसके बाद माँ टिनटिट का नाम बदलकर उषा कर दिया जाता है। के.आर. नारायणन की पत्नी का नाम उषा। आपको बता दें वो एकमात्र विदेशी महिला रहीं जो भारत में प्रथम महिला के तौर पर उन्होंने सुशोभित किया। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इनकी 2 बेटियां, जिनमें से एक का नाम चित्रा है और दूसरे का नाम अमृता है। खैर, आगे बढ़ते हुए ज़रा उनके बचपन में झांक लेते हैं और उसके बाद किस तरह की रही है उनकी ज़िंदगी राजनीति के मैदान में, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन उसके पहले आपको जल्दी से बता देते हैं, चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव हिंदुस्तान में संपन्न हो चुका है, द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। 60% से ज़्यादा वोट माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को आराम से मिल जाएगा और इस तरह से यशवंत सिन्हा के मुकाबले उनकी बढ़त बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी देश में एक वक्त ऐसा भी था जब के.आर. नारायणन 95% वोट हासिल करते हैं। आप सोच सकते हैं कि उस समय की, उस दौर की स्थिति क्या रही होगी। सभी पार्टियों ने एक तरीके से उनका समर्थन कर दिया था और इस तरह से देश के पहले दलित राष्ट्रपति के तौर पर के.आर. नारायणन ने अपनी पहचान बनाई थी 95% वोटों के साथ। सिर्फ कुछ पार्टियों ने उनका विरोध किया, वरना सारी की सारी पार्टियों ने समर्थन कर दिया था। जब ये राष्ट्रपति बने, इंद्र कुमार गुजराल उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन बाद में उनसे वापस खींच लिया और उनकी सरकार गिर गई। मुझे अपना दिलचस्प वाकया याद आता है, जब 1998 में उनकी सरकार गिरी थी। मुझे याद आता है मैं एनसीसी के कैंप में थी, जूनियर विंग में, और बहुत इस बारे में चर्चा हुई थी कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया है और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिर गई है। हालांकि बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और इस तरह से
जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था उसको भी बड़ी ही सहजता के साथ इनकी ओर से हैंडल किया गया था और इस रूप में भी के.आर. नारायणन ने अपनी बड़ी पहचान बनाई थी। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि कैसे ये दक्षिण भारत से आने वाले के.आर. नारायणन का जन्म त्रावणकोर के अजाउर गांव में बहुत ही साधारण दलित परिवार में हुआ था 27 अक्टूबर 1920 को। हालांकि इनके डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो उनमें इसी डेट ऑफ बर्थ का जिक्र मिलता है। आपको बताते चलें कि बचपन में मैंने आपको बताया कि कितनी मुश्किल थी इनकी डगर शिक्षा के क्षेत्र में। आगे धीरे धीरे करके वो पढ़ाई करते हैं और फिर 1937 में के.आर. नारायणन ने सेंट मैरी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली। वो पढ़ने में बहुत तेज थे। 1940 में उन्होंने CMS कॉलेज कोट्टायम से 12th किया था। 1943 में वर्तमान में केरल विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी साहित्य में किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आपको बताते चलें कि उस दौर में दरअसल 7 भाई बहन ये थे। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। आगे की पढ़ाई के लिए सपने तो बहुत सारे थे, लेकिन वो सपने पूरे कैसे होते ये सवाल कायम था। आपको बताते चलें कि राजधानी दिल्ली भी एक वक्त पर आते हैं ताकि यहाँ पर उनको नौकरी मिल जाए और फिर छोटी मोटी नौकरी करके ये अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनको निराशा हाथ लगती है और फिर ये वापस लौट जाते हैं। 1944-45 के दौरान 2 अखबारों में एक पत्रकार के हैसियत के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। एक पत्रकार के तौर पर 10 अप्रैल 1945 को जब ये मुंबई जाते हैं, वहाँ पर आपको बताते चले महात्मा गांधी कुछ कार्यक्रम के सिलसिले में आए हुए थे और 10 अप्रैल 1945 को मुंबई में महात्मा गांधी का इनकी ओर से साक्षात्कार लिया गया था, यानी कि इंटरव्यू हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति ने तब किया था जब एक पत्रकार के तौर पर ये नौकरी कर रहे थे। फिलहाल विदेश में जाकर ये पढ़ाई करना चाहते थे। अब हिंदुस्तान में ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना इनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था, तो विदेश के लिए पैसे कैसे आएंगे, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। लेकिन उसके पहले ज़रा जान लीजिए कि दरअसल विदेश जब ये पहुंचे और इनके जो रूममेट्स रहे वो भी अपने अपने देश में कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना। अब ऐसा तो बहुत कम होता है कि एक हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन जाए, एक कहीं का प्रधानमंत्री, एक कहीं का प्रधानमंत्री। इसका भी दिलचस्प किस्सा है जो आपके लिए मैं अपनी इस रिसर्च के जरिए लेकर आई हूं। आपको बताते चलें कि उन दिनों आजकल छात्रवृत्तियों जिस तरह से विदेशों में कई बार स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है, उस समय तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। किसी ने उनको सलाह दी कि टाटा समूह के मालिक JRD टाटा को आप ख़त लिखिए और उच्च शिक्षा के लिए आप उनसे पैसे के लिए अनुरोध करें। फिर इन्होंने ये बात मांगी और अपनी ओर से पढ़ाई का हवाला देते हुए उनसे पैसे का अनुरोध किया गया। 1945 में आपको बताते चलें कि सौभाग्य से टाटा ने ये वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी थी। सोचिए ज़रा, बाद में जब टाटा समूह को पता चला होगा कि उन्होंने एक ऐसे छात्र की वित्तीय सहायता की, वित्तीय मदद की जो देश का महामहिम एक वक्त पर बनता है, तो कितनी खुशी उन लोगों को हुई होगी। इसीलिए कभी भी पढ़ाई के लिए अगर आपको थोड़ा इधर उधर, कम से कम इनकी कहानी से ये समझा जा सकता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए हाथ पैर मारने पड़े तो आप ज़रूर मानिए। भविष्य में न जाने कब कौन किस पोजीशन पर पहुंच जाए, कम से कम के.आर. नारायणन की कहानी हमें यही बताती है। जब उन्हें पैसे मिल गए स्कॉलरशिप, तो उसके बाद 1945 में लंदन के प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने लगे और प्रसिद्ध विद्वान हैरोल्ड लॉस्की उनके वहाँ पे टीचर थे। आपको ये भी बताते चलें कि वहाँ पर भारत से प्रकाशित एक वीकली मैगजीन के संवाददाता के तौर पर भी उन्होंने वहाँ पर काम किया था और इसी बीच उनकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाद में ये तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन ज़रा उन लोगों को जानिए। लंदन के जिस कमरे में वो रहते थे, उन कमरे में उनके साथ KN राज और वीरास्वामी रंगाडू रहते थे। वीरास्वामी रंगाडू आगे चलकर मॉरिशस के प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं और यहीं पर पियरे ट्रेड्यू उनके दोस्त बने, जो आगे चलकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ऐसे रूममेट और क्लासमेट सबको मिले, कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर ये लोग पहुँचे। खैर, आगे बढ़ते हुए 1948 में अपनी पढ़ाई को समाप्त करके वो वापस हिंदुस्तान आते हैं और
उसके बाद आपको बताते चलें कि उनके प्रोफेसर हेराल्ड लॉस्की ने आते समय नेहरू जी के नाम पर एक पत्र लिखकर दिया था। नेहरू जी नारायणन की प्रतिभा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और भारतीय विदेश सेवा से जुड़ने का उनकी ओर से प्रस्ताव दिया गया। और उसके बाद 1949 में, कहानी में पहले शादी के बता चुकी हूँ, 1949 में उनको वर्मा यानी कि रंगून भेज दिया गया। और एक कहानी भी अपने पुराने ज़माने की बड़ी फेमस है रंगून को लेकर, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन इंटरेस्टिंग है वो गाना भी। खैर, आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते चले, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके उप कुलपति के तौर पर भी के.आर. नारायणन ने एक दौर में काम किया था। और ये 1979-80 तक का ये वक्त था। 1980 से 84 तक यूएस में भारत के राजदूत रहे थे। और उसके बाद आपको बताते चलें, इंदिरा गांधी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत बनाकर उसके बाद उनको भेजा था। 1980 से 84 तक वो वहाँ पर पद पर रहे। और उसके बाद आपको बताते चले, केरल के ओट्टायम लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी का टिकट जब उनको मिला तो उसके बाद 1984, 1989 और 1991 में यहाँ से सांसद के.आर. नारायणन चुने गए लगातार। 1984, 89 और 1991। हालांकि ये वो दौर था, 84 का दौर जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, 89 का दौर जब राजीव गांधी बहुत संघर्ष कर रहे थे अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और 91 का वो दौर जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो कौन सा दौर था जब कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर से परिस्थितियाँ कितनी ज़्यादा बिल्कुल विपरीत थीं। 1985 में, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूं, विदेश विभाग में, और 1986-89 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री इनको बनाया गया था। 25 जुलाई 1997 का वक्त आता है जब देश के 10वें राष्ट्रपति के तौर पर, महामहिम के तौर पर वो शपथ लेते हैं। 95% का बहुत बड़ा मार्जिन जिसके साथ वो जीत दर्ज करते हैं। और इसी के साथ अपने प्रतिद्वंदी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. सेशन, जिनकी कहानियां कई बार आपने सुनी होंगी, बड़ी सख्ती के लिए वो जाने जाते रहे हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. सेशन, जिसको 95% के भारी अंतर से के.आर. नारायणन ने हराकर राष्ट्रपति पद पर अपनी मजबूत पकड़ के साथ ही हिंदुस्तान को एक बड़ा संदेश भी देने का काम किया गया था। इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा रहा है, जल्दी से उसको बताते हुए अपनी बातों को मैं खत्म करूंगी। आपको बता दें, एक बार केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लगाए जाने का अनुमोदन करते हुए इनके पास प्रस्ताव भेजा, और फिर उन्होंने पुनर्विचार के लिए वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को वापस भेज दिया था। ऐसा करने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। इसके पहले तो कहानियां मैं बता ही चुकी हूं आपको कि ज्यादातर बड़े पदों पर, राष्ट्रपति के पद पर वही लोग विराजमान रहे केंद्र में जिसकी सरकार होती, और प्रधानमंत्री की जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हुआ करता था। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें, के.आर. नारायणन इस रूप में भी जाने जाते हैं, और अक्सर उनकी चर्चा होती है कि जब मतदान होता था तो वो कतार में अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर बिना किसी भी वीआईपी इंतज़ाम के अपनी बारी का इंतज़ार करते थे, और फिर लोकतंत्र की अपनी सबसे बड़ी ताकत मताधिकार का इस्तेमाल करते थे। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि बहुत ऐसे वैसे भी नेता और बड़े बड़े भी नेता जब तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लाइनों को धता बताते हुए आगे चले जाते हैं, इस देश के पहले व्यक्ति, उस दौर के देश के पहले दलित राष्ट्रपति ने इस बारे में एक बड़ी लकीर खींची थी, जिससे आपको और हमें बड़ी सीख भी लेनी चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई देश के 10वें महामहिम की। कल बात करेंगे देश के 11वें राष्ट्रपति की, बताएंगे उनकी कहानी, उनसे जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से। तब तक जुड़े रहिए आज तक के सोशल मीडिया के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।